आज का हेडिंग हम बनाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की समीक्षा, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इवैल्यूएशन। तो समीक्षा में सबसे पहले हम आलोचना या नकारात्मक बिंदु देख लेते हैं। तो पहला बिंदु असफलताओं के तौर पर है और यह सफलता गांधी की है। तो लिखें आप इसे। गांधी की आलोचना में कहा जाता है कि गांधी को संघर्ष विराम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इससे सरकार पर जो दबाव बना था वो दबाव खत्म हो गया। दूसरा, कुछ गांधी विरोधी ये भी मानते हैं कि गांधी को इरविन समझौते पर साइन नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि बदले में तो कुछ खास मिला नहीं, लेकिन एक अच्छा मूवमेंट खत्म करना पड़ा। या कमजोर हो गया मूवमेंट। ठीक। तीसरी आलोचना मार्क्सवादी करते हैं, मार्क्सिस्ट करते हैं कि गांधी ने जो 11 मांगे रखी थी उनमें से अधिकांश मांगे बुर्जुआ वर्ग की थी, यानी पूंजीपतियों के हित या समर्थन की थी। ऐसे में गांधी पर सबसे बड़ा आरोप सविनय अवज्ञा आंदोलन में यही लगा कि उन्होंने हैव्स, बुर्जुआज, संचित पूंजीपतियों की मदद की है। ठीक है, ये आलोचना है। तो क्या आलोचना इतनी जायज है? अब हम कुछ सकारात्मक बिंदु देख लेते हैं जो कि इसके महत्व या इंपॉर्टेंस को भी दिखाएंगे। पहला, आजादी के आंदोलन में पहली बार सरकार पर इतना व्यापक दबाव, प्रेशर बना, और प्रेशर का ही ये इम्पैक्ट था कि सरकार को पहली बार सरकार इस तरह से एक समझौते के लिए तैयार हुई। चाहे भले ही समझौते की मांगे इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझौता अपने आप में इस तरह से करना भारतीयों और गांधी की प्रभावशाली व्यक्तित्व को, प्रयासों को दिखाता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, जनता ने पुनः गांधी में समर्थन व्यक्त किया कि गांधी के साधन और लक्ष्य जनता को स्वीकार्य हैं। ये बहुत कम ऐसा होता है कि 10 साल बाद एक व्यक्ति कोई आंदोलन शुरू करे और पब्लिक फिर भी उसको फुल फेथ रखे, जबकि पहला आंदोलन नॉन कॉपरेशन सफल नहीं था। इसके बावजूद लोगों ने गांधी में विश्वास रखा। तो ये गांधी के विश्वास, गांधी के टारगेट ऑब्जेक्टिव्स और गांधी के तरीकों की जीत मानी जाती है, क्योंकि इसके अलावा पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, चाहे मार्क्सवादियों की हो चाहे क्रांतिकारियों की हो, सरकार इस लेवल पर समझौते के लिए कभी तैयार नहीं हुई। ठीक है। तीसरा चीज, कांग्रेस ने जब कहा था कि राबी अधिवेशन में कि हम आजादी प्राप्त करेंगे, तो वो आम जनता तक वो बात कैसे पहुंची? इस आंदोलन के माध्यम से पहुंची। अर्थात पहली बार इस आंदोलन का पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आंदोलन में लोगों को आजादी का लक्ष्य दिया गया। इसलिए लोगों की सक्रियता पहले से ज्यादा और पहले से ज्यादा गहन
यानी अधिकांश लोग शामिल हुए, अधिकांश वर्ग शामिल हुए और फाइट की। जैसे आदिवासी, पिछड़े, जो पिछली बार शामिल नहीं हो पाए, वो भी इस दौर में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। और हमेशा की तरह जब बहिष्कार चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार को काफी आर्थिक क्षति भी हुई और स्वदेशी को बढ़ावा मिला। ठीक है, ठीक है। ये है सीडीएम की समीक्षा। अगला हेडिंग होगा टॉपिक पूना पैक्ट, आपकी स्लाइड में भी है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ 26 सितंबर आने वाली है, आएगी, तो उस डेट में ये होगा। तो सीडीएम किस किस के बीच में हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। क्यों हुआ, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? मैकडोनाल्ड अवार्ड समझना पड़ेगा। मैकडोनाल्ड अवार्ड को सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। ये है आपके सामने। ठीक है, तो दो नाम है, कम्युनल, सांप्रदायिक, और जिस आदमी ने दिया उसके नाम पर भी मैकडोनाल्ड। ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के। ये घटना है अगस्त 1932 की। तो डेट बहुत जरूरी है, डेट आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, 16 अगस्त को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने किसको दिया? भारत की दलित जनता को, अंबेडकर के प्रयासों के। ठीक है, जिसमें दलितों को पिछड़ा या जरूरी मानते हुए विधायिका में रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की और रिजर्व करने की बात कही गई। ठीक है, जो कि अंबेडकर उन्हें लगातार 3 समिट में राउंड टेबल में समझा रहे थे। ठीक है, इसका सीधा मतलब ये था कि आगे आने वाले चुनाव यानी 1935 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव होंगे, उन चुनावों में कुछ सीटें दलितों के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि मुझे दलितों के आगे और पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को फायदा होता हो, नुकसान होता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ मॉडर्न इंडिया में कि दलितों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। तो अगर प्रश्न इनडायरेक्टली पूछेगा तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दलित्स इन लेजिस्लेटिव्स, विधायिका में दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ये अंबेडकर के प्रयासों से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया। जबकि इसकी हाइड यानी पीछे की भावना क्या है, छुपी हुई भावना क्या है, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? बांटो और राज करो। मैकडोनाल्ड का पर्पस क्या है? फूट डालो और राज करो। अब आप ये सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि आखिर इसमें दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो फूट किस में पड़ रही है? तो ऐसे पड़ेगी फूट, आप अंग्रेजों की पूरी स्ट्रेटजी देखो शुरू से ही, 1905 के बाद से ही। ये एक भारत है पूरा, ठीक है। इस भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कोई एक दूसरे को लेकर मतभेद नहीं है, या
इसे मिल जाए और मुझे नहीं मिले, इस बात का कोई दबाव नहीं है वहां पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आया, उन्होंने कहा कि ये तो मजबूत लोग हैं, तो इनमें अंतर पैदा करो। तो उन्होंने खाई पैदा शुरू कर दी। तो सबसे पहले उन्होंने इस समाज में 1909 में मुस्लिमों से कहा कि तुम हिंदुओं से और बाकी भारतीयों से अलग हो, तुम मुस्लिम हो, भारतीय नहीं, इसलिए तुमको क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए विधायिका में। तो देखा आपने, दो घर, एक घर के दो टुकड़े कर दिए, एक दीवार खींच दी। जब इतने से मन नहीं भरा तो बाद में 1919 में उन्होंने सिखों को भी ये कह दिया कि तुम भी हिंदुओं से या भारतीयों से अलग हो, तुम्हें भी डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, सेपरेट इलेक्टोरल जरूरी है। तुम्हारा भला तभी होगा जब तुम अलग से अपने आप को फील करो, ठीक है। बाद में आकर उन्होंने एंग्लो इंडियंस और सिखों को भी अलग कर दिया। जमींदारों को तो पहले अलग कर चुके थे वो। यानी 1932 से पहले तक आप ध्यान से देखें और समझें और फील करें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने भारत के पहले दो टुकड़े किए और टुकड़े करते चले गए, ठीक है। अंतर पैदा हो गए, भले टुकड़े ना हुए हों, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा इस बात पर नहीं है कि ये हमारा भला कर सकता है। और जब उन्होंने देखा कि हिंदू अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में बचे हुए हैं, तो उन्होंने हिंदुओं को भी तोड़ने की चाल चली 1932 के कम्युनल अवार्ड से, और यहाँ कहा कि हम दलितों को भी सेपरेट इलेक्टोरल दे देंगे। और इसका मतलब सीधा था कि हर वर्ग के मन में ये बिठा दिया, सेट कर दिया उन्होंने कि तुम्हारा भला केवल तुम्हारी कम्युनिटी के लोग कर सकते हैं, तुम दूसरी कम्युनिटी से अलग हो, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे कि घर में जब शादी होती है तो सारे भाई एक होते हैं, एक साथ खाते हैं, सोते पीते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है तुरंत एक दीवार खिंच जाती है, ठीक है। बाहर वाला प्राणी समझाता है कि नहीं, तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुमको अपने बारे में सोचना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, जो भाई हैं वो अपनी खुद व्यवस्था करेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जब दूसरे भाई की पत्नी आती है तो वो भी उसे यही सिखाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि भाई भाई का खून का प्यासा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं सिखाती है, पत्नी सिखाती है, बात यह है कि अंतर जरूर शुरू हो जाते हैं वहां से, जहां से बच्चे पैदा हुए वहीं डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। सेम स्थिति यहाँ थी कि पूरे भारत की एक संतानें साथ मिलकर रह रही थी, लेकिन उन संतानों को अलग अलग कर दिया गया। तो इसलिए कहा गया कि फूट डालो और राज करो की नीति के उद्देश्य से ये लाया गया, ठीक है। एक शॉर्ट नोट तो आपका अब ये तैयार हो गया इस पर, और इसका परिणाम था आज का जो आपने मेन टॉपिक शुरू किया था, वो था गांधी अंबेडकर पैक्ट और पूना पैक्ट, ठीक है। तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे ही आंदोलन ये सब हुआ, अंबेडकर और दलित लोग खुश थे, होना भी चाहिए था, उनको अधिकार मिल रहा था इस चीज का। लेकिन गांधी इस समय जेल में थे, ठीक है, पूना की यरबदा जेल में। गांधी को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गांधी को पता है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं। जो काम मैं सेकंड टाउन टेबल समिट में मैंने नहीं होने दिया, यानी भारत को टूटने नहीं दिया, उस काम को मैकडोनाल्ड ने इस एक्ट से कर दिया, इस कम्युनल अवार्ड से आकार दे दिया है, प्रैक्टिकल बना दिया। तो गांधी ने कहा अब एक ही मौका है, ना तो अम्बेडकर समझेंगे जल्दी से और ना ही ब्रिटिश तो चाहते ही नहीं कि अम्बेडकर समझे इस बात को। गांधी के पास एक ही ऑप्शन था कि वो अब क्या करें, आमरण अनशन करें। याद रखना, गांधी ने अपनी लाइफ में पहला आमरण अनशन यही शुरू किया। गांधी ने इससे पहले भूख हड़तालें तो की हैं, लेकिन टिल डेथ वाली नहीं की थी, आमरण वाली नहीं की थी। आमरण अनशन यही होगा गांधी का। तो पहला क्वेश्चन प्री का तो ये है। गांधी जब जेल में थे, अम्बेडकर लंदन से लौटे। जब गांधी की तबीयत खराब होने लगी तो लोगों को चिंता हुई कि ये ठीक नहीं हो रहा है, गांधी को बचाना होगा।
गांधी से बात की, गांधी ने कहा नहीं, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक मैं अपना उपवास नहीं तोड़ूंगा। ठीक है। ऐसे में कुछ लोग एक्टिव हुए, हमेशा की तरह आप देखेंगे मदन मोहन मालवीय फिर सामने आए और उन्होंने अंबेडकर को अप्रोच किया। राजेंद्र प्रसाद ने किया, राजगोपालाचारी ने किया, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। सब ने अंबेडकर से कहा चलिए एक बार गांधी से बात तो कर लीजिए। गांधी के साथ अंबेडकर की मुलाकात होती है और गांधी उन्हें समझाने में सफल हो जाते हैं कि जो आप लाए हो वो आपके लिए बहुत जरूरी है और मैं भी तैयार हूँ उस चीज के लिए। मैं भी मानता हूँ हर जन पिछड़े हुए हैं और उनके अपलिफ्टमेंट की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन तरीका बदला जा सकता है। अंबेडकर ने कहा क्या तरीका होगा कि आपको 71 सीटें मिली, बोले यस, मैं आपको बदले में 148 सीटें दूंगा और वो दलितों को ही मिलेंगी, ये भी तय है। अंबेडकर ने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो कहा 71 मिल रही थी, कहा 148 हो गई और वो भी दलितों को ही मिलेंगी। CLA में भी क्या होगा, दलितों को 18% रिजर्वेशन मिलेगा। ये डाटा प्री के लिए बहुत अच्छा है। मेंस में तो आपको मेंस में तो लिखना ही है, प्री के लिए भी अच्छा है। इतना ही नहीं, गांधी ने कहा कि जो पब्लिक सर्विसेज है वहां भी हम 1935 के अधिनियम की बेसिस पर कोशिश करेंगे और ये सारे काम भी होंगे। अंबेडकर के दोनों हाथों में लड्डू थे अब की बार, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है और वो तैयार हो जाता है। तो क्या रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया था? नहीं। तो फिर अंबेडकर मान क्यों गए? तो अंबेडकर ने कहा, गांधी ने कहा कि सीटें रिजर्व होंगी जैसे कि आज होती हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होगा। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, फिर समझ लो इस बात को। रिजर्वेशन आज की तरह होता है, यानी कोई सीट सपोज करो उत्तराखंड की सितारगंज सीट है, SC के लिए रिजर्व हो जाए विधानसभा में, तो वहां कैंडिडेट कौन खड़े होंगे? सारे SC के कैंडिडेट खड़े होंगे। लेकिन वोट कौन कर सकता है? सभी 18 साल से ऊपर के सितारगंज की विधानसभा के सभी प्रत्याशी वोटर वोट कर सकते हैं। ये पहले भी था और आज भी है। तो SC में क्या था? पृथक निर्वाचन में कैंडिडेट भी SC का ही होगा और वोट भी कौन करेगा? केवल SC के लोग करेंगे, यानी जो अदर कम्युनिटीज हैं वो वहां वोट नहीं कर सकती थी। तो फूट पड़ना लाजमी था। गांधी ने भारत को फिर से टूटने से बचा लिया। क्लियर है? तो जो बदले में मिला अंबेडकर को वो था संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। मैंने पिछली बार भी समझाई थी आपको, तो लिख लेंगे। पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन, जॉइंट इलेक्टोरल मिला। स्टेट लेजिस्लेटिव में सीटें 148 148 हो गई। और जो एजुकेशनल डेवलपमेंट था ये वाला, इसके लिए एक फंड बनाने के लिए बात तैयारी हुई, एक एजुकेशनल फंड भी बनाया गया था। प्लस ये कहा कि जो सोशल स्फीयर है, सामाजिक जहां दायरा है, मतलब मंदिर, पब्लिक प्लेसेस, वहां पर हरिजनों को प्रवेश करने के लिए गांधी सपोर्ट करेंगे। हाइजीन, जो गांधी, ये सब गांधी पहले से ही कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसे और बढ़ावा देंगे। अच्छा प्रश्न है। तो पूना पैक्ट पर साइन किस किस के होने चाहिए? गांधी और अम्बेडकर के, आपको पता है। लेकिन एक तीसरा साइन भी हुआ था, इनफैक्ट 2 साइन और हुए थे। वो प्रश्न बहुत अच्छा है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मदन मोहन मालवीय के साइन थे उस पर और राजगोपालाचारी के साइन थे। तो कुल मिलाकर 4 लोगों के साइन हुए, सॉरी 3 लोगों के। गांधी के साइन नहीं थे उस पर। तो गांधी के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। फिर से डाटा करेक्ट कर लूं। अंबेडकर,
मालवीय और राजगोपालाचारी। गांधी नहीं है। गांधी के ब्याह पर मदन मोहन मालवीय। ये सब प्री का डेटा है, वो रख सकते हैं आप इसमें। ठीक है। और इस तरीके से इसके बाद गांधी हरिजन समस्या को बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। जैसे यही उन्होंने हरिजनों को क्या कहेंगे, वो अब दलितों को क्या कहेंगे, हरिजन कहेंगे। यहीं पर गांधी ने ही दलितों को हरिजन नाम दिया। यही गांधी ने हरिजन पेपर निकाला। इसके बाद ही गांधी हरिजन सेवक संघ बनाएंगे। यहीं पर गांधी दलितों को इकट्ठा करते हुए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड फेडरेशन की तैयारी करेंगे। यानी इस समझौते के बाद ही गांधी के जीवन में हरिजन समस्या काफी स्ट्रांगली सामने रखी जाएगी और गांधी काफी वर्कआउट करेंगे उसको लेकर। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देश में क्या होने वाला है उस पर चर्चा करना जरूरी है। 1935 जाना है हमें, तो 1932 से लेकर 35 के बीच में क्या हुआ उस पर भी अब आप नजर रखें। वो प्री के प्रश्न हैं, यहाँ जो भी मैं आपको बोलूंगा इसलिए प्री के हिसाब से लिखेंगे आप उसे, क्या क्या हुआ है। बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो हेडिंग छोटा सा अपने मतलब के लिए बना लें कि राउंड टेबल समिट के बाद 1935 तक क्या क्या हुआ। तो राउंड टेबल समिट के बाद नंबर 1 कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट हुआ। ये सब भारत में चल रहा है। ब्रिटेन में क्या चल रहा है वो आपके काम की चीज है। ब्रिटेन में चलने लगा है विवाद। जैसे ही सरकार की रिपोर्ट आई, तो थर्ड राउंड टेबल समिट हुआ, कम्युनल अवार्ड जब आ गया तो सरकार की आलोचना होने लगी विपक्ष के द्वारा। किस बात को लेकर कि सरकार की पॉलिसी भारत को लेकर साफ सुथरी नहीं है, क्लियर नहीं है। ये भारत के और ब्रिटेन के लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। क्यों कर रही है वो केवल समझने की चीज है। तो उन्होंने क्या लॉजिक दिया, वो लॉजिक आप भी समझ लो, केवल कहानी का लिंक बनाने के लिए, बाकी बहुत आवश्यकता नहीं है आपको रखने की। क्योंकि साइमन का विरोध हुआ क्या नहीं, भारतीय सहमत नहीं थे, नेहरू रिपोर्ट आ गई। नेहरू का विरोध किसने कर दिया, जिन्ना के 14 फॉर्मूलाज ने कर दिया। यानी एक तरह का मैश का मतलब सीधा सीधा कंक्लूजन नहीं मिला। उसके बाद साइमन की रिपोर्ट के बेसिस पर राउंड टेबल हुए। वहां भी ड्रामा, पहले में गांधी जाएंगे, दूसरे में नहीं जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में फिर नहीं जाएंगे, वहां भी मैश। राउंड टेबल समिट से जो कम्युनल अवार्ड आया उस पर भी ड्रामा, वो भी चेंज करना पड़ा आके। यानी ध्यान से देखो तो साइमन कमीशन से लेकर 1932 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी कर रही है, भारतीय उसका स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। ठीक, तो ब्रिटेन की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर मैकडोनाल्ड सरकार भारत को लेकर क्या सोच रही है। इसको लिखित रूप में वो दे। ठीक है, और जब लिखित रूप में दिया तो उसी को कहा गया व्हाइट पेपर। प्री का प्रश्न है, व्हाइट पेपर वो पेपर होता है, वो आधिकारिक पत्र है और ऑथेंटिक लेटर है जिसमें कोई सरकार किसी मुद्दे पर क्या सोच रही है या क्या एक्शन ले रही है, लेने वाली है, इस पर सरकारी यानी गवर्नमेंट का डिसीजन लिखा जाता है। और माना जाता है कि जो सरकारें व्हाइट पेपर जारी करती हैं उस व्हाइट पेपर को ही सरकार का स्टेटमेंट माना जाता है। वर्बली कुछ भी होता रहे, ये रिटन में होता है। ठीक है, तो उस व्हाइट पेपर में क्या लिखा था जो 1933 में आया। ठीक है, 33-34, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, 33 ही है, एक बार टैली करना पड़ेगा ऐसे। 33, ओके। इसमें क्या लिखा है कि उन्होंने सारा ये जो बताया था मैंने आपको वो सब बता दिया, उन्होंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, सब लिखा हो। और कहा कि इसके बाद हम सोच रहे हैं एक नया एक्ट लाने की,
जैसे चुनाव हो जाते हैं हम एक नया एक्ट लेकर आएंगे और उस एक्ट को कहा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो जो हम सोच रहे हैं वो आपको सब एक्ट में दिखाई देगा। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, जो हम पॉलिटी वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैं एक ऐसे रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि क्या क्या था उसमें, क्योंकि जरूरी इसलिए है हिस्ट्री और पॉलिटी में क्योंकि संविधान पर काफी प्रभाव है इस एक्ट का, आपको जानकारी है इस बात की। तो जैसे कहा गया था कि इस एक्ट में नंबर एक यूनियन बनाएंगे। भारत को क्या बनाना है? एक यूनियन बनाना। यूनियन का मतलब जो यूनिट्स अलग अलग भारत में रह रही हैं उनको मिलाकर एक यूनिट बनाना है। उसमें भारत में 3 तरह की यूनिट थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत अर्थात जहां वायसराय का कब्जा था और जहां गवर्नर और लेजिस्लेटिव हुआ करती थी। नंबर 2 कमिश्नरी भारत, जहां पर कमिश्नर्स होते थे यानी लेजिस्लेटिव नहीं होती थी। और तीसरा रियासतों वाला भारत। लगभग 660 से अधिक रियासतें थी जो अंग्रेजों के अधीन तो नहीं थी लेकिन उनसे आजाद भी नहीं थी। ठीक है, उनकी स्वतंत्र सत्ता चलती थी वहां। अंग्रेजों के तहत वो इंडिपेंडेंटली रूल करते थे। तो माना जा रहा था कि इसमें तीनों को मिलाकर एक कर दो और एक भारत बनाओ। अच्छी बात लग रही है कि सबको मिला दिया जाए, लेकिन ये अंग्रेजों की चाल है भारत को फिर से तोड़ने की, क्योंकि गांधी ने पूना पैक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और यहां भी वो तैयार है फिर से। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो यूनिट इसमें शामिल नहीं होना चाहे उसको हम बाउंड नहीं करेंगे। सीधा सीधा मैसेज किसके लिए गया था? देसी रियासतों के लिए। ये वो लोग थे जो फर्स्ट राउंड टेबल समिट में पहुंच गए थे। अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले राउंड टेबल समिट में थे सबके सब। और क्या कह रहे थे अंग्रेजों से कि भाई आपको जो करना है करो भारत के साथ, हमारे लिए आप हमारी व्यवस्था अलग से करो। इनको भी बुलाया गया था। और आपको पता होना चाहिए 1935 के अधिनियम में जो चुनाव होंगे उनके लिए भी सीटें रिजर्व होंगी, इन लोगों के लिए भी सीएलए में। और इस नाम पर होंगी कि हम एक अलग एंटिटी हैं, हम एक अलग वर्ग हैं। और उसमें संख्या कितनी है? मैंने अभी बताया 660 से ऊपर। तो कुल मिलाकर 660 को इनडायरेक्टली कह दिया गया कि तुम चाहो तो भारत से बाहर भी रह सकते हो। अगर ऐसा होता तो सोचो भारत के कितने टुकड़े होते उस समय। जो भारत आज आपको दिख रहा है उसकी जगह आपको इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली 600 से 650 से 700 देश होते इसके बीच में आपके पास। जैसे कि वहां पर है यूरोप में बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। देख रहे हो ना कि मुश्किल से हजार हजार किलोमीटर के, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के क्या है देश हैं। तो वो भी कभी एक हुआ करते थे लेकिन बाद में भी वहां फूटन पड़ी। तो वही स्थिति अंग्रेज यहाँ ट्राई करना चाह रहे थे। गांधी ने रियासतों के साथ मिलकर, कांग्रेस ने मेहनत करके इस यूनियन को कहा कि हमें एक्सेप्ट नहीं है। तो यूनियन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो पाया। ठीक है, नंबर 2, इस अधिनियम से हमें फेडरल बैंक मिलेगा जो आरबीआई बना बाद में। फेडरल कोर्ट मिलेगा जो बाद में सुप्रीम कोर्ट बना। और द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी को केंद्र में लागू कर दिया गया राज्यों से हटाकर। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो 1935 तक इतनी घटनाएं घट रही हैं देश में। अब 1935 के बाद क्या? तो अगला हेडिंग बनेगा 1935 से भारत छोड़ो आंदोलन के बीच की कहानी। ठीक है, क्या कहानी है? नंबर 1, 1937 के चुनाव, इलेक्शन ऑफ 1937। पहला बड़ा मेजर इंपैक्ट इंसिडेंट ये था। ठीक है,
दूसरा था लीग का लाहौर अधिवेशन। तीसरा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बेबेल प्रपोजल्स, बेबेल प्रस्ताव, और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो पहला हेडिंग बनेगा 1937 के इलेक्शन। क्वेश्चन बनेगा पहला ही, 37 के इलेक्शन किस बेसिस पर हुए? आप जवाब देंगे 1935 के एक्ट के बेसिस पर हुए। ये चुनाव पूरे भारत में हुए, राज्यों में भी और केंद्र में भी। कुल सीटें, डेटा है प्री का, 1585 सीटों का था चुनाव जहां होने थे, जिसमें कांग्रेस, अंबेडकर की पार्टी, लीग और जो पार्टी हमने पिछली बार लिखाई थी वो सभी पार्टियां इसमें चुनाव में भागीदारी करेंगी। ठीक है, जहां जहां कांग्रेस का प्रभाव है वहां कांग्रेस कुल मिलाकर 8 राज्यों में सरकार बनाएगी। आज के राज्य उस समय की प्रेसिडेंसी है, तो 8 प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने सरकार बनाई। इनमें से 5 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, यानी वहां उन्होंने किसी पर निर्भरता नहीं रखी, अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बनाई। तो 8 में से 5 कौन कौन है पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो शुरू करो ईस्ट से, उड़ीसा के बाद बिहार आ जाओ, बिहार के बाद एमपी और यूपी। ये हो गए 4 नॉर्थ के राज्य। एक साउथ का था मद्रास, जहां कांग्रेस 1923-24 के कांग्रेस स्वराज पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन यहाँ अब पिक्चर चेंज हो चुकी थी। ठीक है, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत। छठवां राज्य था बॉम्बे, जहां पर पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला लेकिन बहुमत के पास थे, सबसे बड़ी पार्टी थी। तो 6 राज्यों में सरकार बनी उनकी। जबकि असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट में, जहां गफ्फार खान थे, वहां पर उन्होंने कोलिएशन गवर्नमेंट बनाई, गठबंधन सरकार बनाई। ये डेटा रट के समझना है। ठीक है, तो 8 राज्यों में 5 खुद के सहयोग से, 6वीं भी खुद के सहयोग से, और 7वीं 8वीं दूसरों के सहयोग से सरकार बना रहे हैं। ठीक है, तो 11 में, उस समय 11 प्रेसिडेंसी हैं। ब्रिटिश भारत का मतलब उस समय का 11 राज्यों का भारत है उस समय जहाँ चुनाव हुए हैं। देशी रियासत में चुनाव नहीं हुए। ठीक है, अगला चुनाव जहां कांग्रेस का प्रभाव नहीं है, जहां मुस्लिम डोमिनेट एरिया कौन कौन से हैं, जाहिर सी बात है बंगाल का इलाका होगा, पंजाब का इलाका होगा और सिंध का इलाका होगा। ठीक है, और आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सिंध और उड़ीसा पहली बार यहाँ पर अलग हुए हैं, चुनाव होंगे वहां पर, इसलिए। तो डोमिनेट एरिया किसका है पंजाब में, लिख लेंगे। वहां सरकार बनाई सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान। यूनिस्ट, यहाँ जो सरकार थी वो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी, यूनियनिस्ट। क्या होता लीग के साथ मिलकर सरकार बनेगी। ठीक है, दूसरी सरकार बंगाल में बनी लीग के साथ, कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। फजल उल हक, ये वही आदमी जो गांधी के साथ कभी चंपारण गया था, फजल उल हक। और सिंध में पार्टी की सरकार बनी अल्लाह बख्श की, अल्लाह बख्श। बहुत अच्छा प्रश्न जो कई बार रिपीट हुआ है, फिर भी किताबों में नहीं है ज्यादातर। क्वेश्चन बनता है कि इतनी जगह चुनाव हुए 11 राज्यों में,
कहां कहां सरकारें 1947 तक चलती रही? कहां कहां सरकारें आजादी तक चलती रही? लगभग 10 साल तक। ठीक। तो कांग्रेस को छोड़कर, यानी 8 प्रेसिडेंसी को छोड़कर बाकी 3 प्रेसिडेंसीज में ये सरकारें 1947 तक काम करती रही। ठीक है यहां तक? ठीक है, कुछ स्ट्रेंज पॉइंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीग का परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, कहीं भी नाम नहीं आया लीग का, लेकिन लीग का प्रभाव देखना पड़ेगा आपको। पहला कि इस पूरे चुनाव में लीग को केवल और केवल मुस्लिम वोटों का 4.8% मिला। इसलिए यूपी जैसे राज्य में जहां मुस्लिम आबादी बहुत थी, लीग कुछ नहीं कर पाई वहां पर। नंबर 2, सिंध में जहां पर लीग की सरकार, लीग का प्रभाव होना चाहिए था, वहां भी केवल 3 सीटें मिली उन्हें। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लीग का प्रदर्शन औसत से भी कम का रहा। यही कारण है कि बाकी 3 जगह भी सरकारें लीग के समर्थन से तो हैं, लीग की नहीं है केवल, जैसे कांग्रेस की थी 5 में। ठीक है, अगला पॉइंट। अब जब चुनाव हुए तो क्वेश्चन बनता है प्री के हिसाब से, और वो ये है कि 5 राज्यों में जहां कांग्रेस शासन कर रही थी, वहां मुख्यमंत्री कौन कौन चुना गया? ये पेयर बहुत पूछा गया है कई बार। तो उन 5 कम से कम मुख्यमंत्रियों के नाम, और बाकी 3 जो हैं वहां भी, क्योंकि बंगाल, पंजाब और सिंध के तो आपने लिख ही लिए हैं, अब कांग्रेस के भी क्यों छोड़ें? वो भी क्वेश्चन बना है तो पूछ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यूपी में उत्तराखंड से एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ था, गोविंद बल्लभ पंत जी का, उन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, मीटिंग खत्म हो रही है, तो आप लोग फिर से इसे क्लिक कर लीजिए एक बार।